नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा स्वागत करता हूं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के मंच पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। और जो लोग भी हमें वीडियो देख रहे हैं, लिंक को जरूर विभिन्न ग्रुप्स में, विभिन्न उसमें शेयर कर दें, जिससे लाइव जो वीडियो चल रहा है सबको लाभ हो सके और सब उसका बेनिफिट ले सकें। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आप जरूर इसको शेयर करिए। अगर आपने अभी तक चैनल डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे नोटिफिकेशन वीडियो आते ही आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो शुरू करते हैं। और हमने उन्हीं प्रश्नों का चुनाव किया है जो काफी अच्छी श्रेणी के प्रश्न हैं और बार बार पूछे जाते हैं। और एक गलती इन में से अगर एक गलती करते हैं तो सिलेक्शन से आप बाहर हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी और क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं और आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐप को जरूर डाउनलोड करिए या विजिट कर सकते हैं www.drnotsbiology.in पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है टीएच मॉर्गन। देखिएगा, जो आप लोग लिख रहे हैं मैं देख तो रहा हूं, कुछ का ही रिप्लाई कर पाऊंगा। एक्चुअली में अगर आपके एक एक कमेंट्स पढ़े जाएंगे तो फिर वीडियो जो होगा बहुत लंबा होगा। और अब समय इतना नहीं है कि जो हम 40 से 45 मिनट में चीजें आपको डिलीवर कर सकते हैं, उनके लिए 2-3 घंटे बर्बाद किए जाए। तो आप बिल्कुल, हम एक एक कमेंट्स को देख रहे हैं। हमारे सामने ये स्क्रीन साइड में चल रही है, मैं देख रहा हूँ कौन क्या कह रहा है। मगर अब थोड़ा सा पढ़ाने के लिए हमें टाइम चाहिए, तो उस वजह से मैं हर एक के कमेंट्स का जवाब नहीं दूंगा। आप कमेंट्स करते रहिए, जो आंसर सही है आप आंसर करते रहिए। टीएच मॉर्गन यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द मोस्ट ऑफ हिज वर्क ऑन जेनेटिक्स। जो टीएच मॉर्गन थे, जो थॉमस मॉर्गन थे, ध्यान में रखिएगा, वो बात कर रहा है थॉमस मॉर्गन की। तो इन्होंने जेनेटिक में जो वर्क किया था थॉमस मॉर्गन ने, वो किस पर किया था? कहता है ड्रोसोफिला पर किया था, या न्यूरोस्पोरा पे किया था, या पाइजम पे किया था, या ऑर्निथोरा पे किया था। तो जो इनका जो वर्क था वो 1911 में। अब ये एक्चुअली में आप एक चीज ध्यान में रखिएगा। अब वो पहले क्या था, सन उतने महत्वपूर्ण नहीं होते थे। अभी हमने देखा है रिसेंट में कि जो सन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जामों में अब सन पूछने लगा, किस सन में? ड्रोसोफिला को हम फ्रूट फ्लाई के भी नाम से जानते हैं। फ्रूट फ्लाई के भी नाम से इसको जानते हैं। और इसका जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने ड्रोसोफिला पर किया था। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? तो यह एक्सपेरिमेंट प्राय ड्रोसोफिला पर किया था। ठीक है, जिसको हम फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। यह नाम इसलिए बता दिया कि कभी कभी क्या होता है कि ड्रोसोफिला ना देकर फ्रूट फ्लाई बोल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रोसोफिला को फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। दूसरा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कभी कभी पूछ देता है कि यह जो वर्क किया गया किस सन में किया गया, कब पब्लिश हुआ? तो 1911 में ये अपना इन्होंने वर्क किया। कभी कभी पूछ देता है कि मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पे वो किस बुक में दिया। तो इनकी एक बुक है, मॉर्गन की एक बुक है जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ जीन। यह बुक 1926 में पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई? द थ्योरी ऑफ जीन 1926 में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1911 में, और ये जो अपना एक्सपेरिमेंट है पूरा का पूरा, वो उन्होंने द थ्योरी ऑफ जीन जो 1926 में पब्लिश हुई उसमें उन्होंने इसकी पूरी डिटेल दे दी थी। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन एक है मगर डाटा कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन का मिलेगा। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और एग्जाम में कंफ्यूजन कहां करता है, ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहां करता है? कहता है कि फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला की किस जाति का इन्होंने चयन किया था। तो ड्रोसोफिला की जो जाति थी, ड्रोसोफिला की जो जाति थी मेलेनोगेस्टर थी। मिल मिलेनो गैस्टर जाति कौन थी? मिलेनोगेस्टर। ध्यान में, ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, ये याद रखना है। वो क्या कर देता है, कभी कभी एग्जाम में आपको फंसाने के लिए ड्रोसोफिला की 4 स्पीसीज दे देता है।
उनमें से एक होगा मेलानोगैस्टर ड्रोसोफिला मेलानो, उसी को सही करना है। अभी यहां तो हमें पता चल गया केवल ड्रोसोफिला लिखा है, मान लो यहाँ मेलानोगैस्टर, यहाँ और कुछ लिख देता फिर ड्रोसोफिला, पता लगा यहाँ चारों ऑप्शन ड्रोसोफिला के हैं। फिर आप क्या करते, अगर चारों ऑप्शन वो ड्रोसोफिला के दे देगा तो फिर आप क्या करते बताइए, आप क्या करते? तो फिर कंफ्यूजन होती ना कि आंसर आखिर हम करें तो करें क्या। फिर कंफ्यूजन होता कि आखिर हम आंसर क्या करें। तो हमें करना है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, इसको याद रखना। न्यूरोस्पोरा क्या है? तो न्यूरोस्पोरा फंगस है। क्या है? फंगस। इसे ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहते हैं। न्यूरोस्पोरा को क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। किसके नाम से जानते हैं? ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम के नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो इसको प्राय ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखना इसको। ये क्या है? एक कवक है। एक्चुअली में ड्रोसोफिला के बाद आप जो जेनेटिक्स पर काम किया गया, तो एग्जाम पूछता है जेनेटिक पर किस पौधे पर और काम किया गया, तो वो था न्यूरोस्पोरा पे। तो कभी कभी पूछ देता है कि ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम यानी पादप जगत का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर जो होगा वह यह होगा कि न्यूरोस्पोरा को कहते हैं। और न्यूरोस्पोरा क्या है? एक कवक है, फंगस है। पाइजम तो आप सब जानते हैं, मटर को ऑर्निथोरा लेमैरिकियाना, ऑर्निथेरा लेमैरिकियाना पे किसने काम किया था? तो उन्होंने किया था ह्यूगो डिवरीज ने। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ह्यूमन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बायोटेक्नोलॉजिकली फॉर्म। अच्छा एक चीज और यहां देख लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है मगर ध्यान में रखिएगा। 1910 में, 1910 में आपसे एग्जाम में पूछ देता है जीन कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस किसने दिया था? इनहेरिटेंस किसने दिया था? जीन कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस 1910 में किसने दिया था? तो टीएच मार्गन ने दिया था। ध्यान में रखना, टीएच मार्गन ने एक सिद्धांत दिया था जीन कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। आ गया, ये दिया था। दूसरा आपसे पूछ सकता है इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1933 में नोबेल प्राइज भी इनको मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी इनको मिला था। किसको? मार्गन को। तो ये जो कुछ डाटा था वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ह्यूमन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम। जो ह्यूमन इंसुलिन है वो बायोटेक्नोलॉजी किससे प्रोड्यूस की जाती है? ध्यान में रखना। तो अभी रिसेंट में टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम हुए थे पहले, और उसके अलावा जीआईसी आदि में कई बार पूछा गया है कि पहली बार, पहले क्वेश्चन सुनो, फर्स्ट टाइम इंसुलिन प्रोडक्शन किसने किया था? फर्स्ट टाइम इंसुलिन, इंसुलिन प्रोडक्शन किसने किया था? उत्पादन किसने किया था? इंसुलिन का उत्पादन किसने किया था? प्रोडक्शन किसने किया था? किस कंपनी ने? तो उस कंपनी का नाम था इली एंड लिली। अमेरिका की कंपनी थी, सॉरी लिली है, ELILLY, लिली। ये कहां की कंपनी थी? ये जो कंपनी थी अमेरिका की थी। अमेरिका की ये कंपनी थी। ध्यान में रखना कहां की कंपनी थी? अमेरिका की। इली एंड लिली, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने आपको बताया। एग्जाम में पूछ देता है आपसे, कई बार पूछा गया है कि जो इंसुलिन था, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा, जो इंसुलिन था उसका फर्स्ट टाइम कंपनी के अंतर्गत या फैक्ट्री में किसने उत्पादन किया था? तो इली एंड लिली कंपनी ने इसका पहली बार सफल उत्पादन किया था। और इन्होंने कौन सी तकनीक यूज की थी? इन्होंने रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज की थी। टेक्नोलॉजी यूज की थी, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, यूज की थी। इन्होंने किस नाम से दिया था? क्या कहा था? हिम्यूलिन कहा था। और यह हिम्यूलिन पीजीटी टीजीटी में पूछा गया कि जो रिकॉम्बिनेंट तकनीक के द्वारा इंसुलिन प्राप्त किया गया उसका नाम क्या दिया गया? उसका नाम दिया गया हिम्यूलिन। क्या नाम दिया गया? तो उसका नाम दिया गया हिम्यूलिन। समझ में आ गया? क्या दिया गया? हिम्यूलिन।
बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट तकनीक आपसे पूछेगा कि इंसुलिन का रिकॉम्बिनेंट तकनीक से जो उत्पादन किया गया उसका नाम क्या दिया गया, तो आपका आंसर होगा हिम्यूलिन दिया गया। किस कंपनी ने पहली बार उत्पादन किया था? एली एंड लिली कंपनी ने इसका किया था। किस बैक्टीरिया में या किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया गया था? तो वो बैक्टीरिया कौन सा था जिसका इसमें प्रयोग किया गया था? तो वो था ई कोलाई। कौन बैक्टीरिया था? ई कोलाई, इश्चरेचिया कोलाई। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये हमारा आपका हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आप हमें विजिट कर सकते हैं www.drnotesbiology.in पर। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल नया क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा स्तरीय ज्यादा है। कहता है सॉफ्टवेयर यूज टू द स्टडी ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग अलाइनमेंट इज। जो अलाइनमेंट किया जाता है डीएनए सीक्वेंस का, जो डीएनए सीक्वेंसिंग होती है उसके अलाइनमेंट में जब हम लोग वहां क्या करते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जो आपकी मशीन्स होती हैं जिसपे इसका कार्य होता है, वो ये कंप्यूटर उसकी रीडिंग करता है। उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर यूज टू स्टडी डीएनए सीक्वेंस अलाइनमेंट, वो सॉफ्टवेयर कौन है जो डीएनए सीक्वेंस अलाइनमेंट में मदद करता है या हम उसका यूज करते हैं? क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो विंडो क्या है? विंडो क्या है? विंडो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझे? जैसे उबंतु है, विंडो है, ठीक है? और ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्लास्ट, ब्लास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान में रखना, अगर ब्लास्ट का फुल फॉर्म पूछेगा तो पूछता है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ये इसका नाम है, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। और एक चीज ध्यान में रखना, पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? ये सबसे के लिए मतलब इसके लिए डीएनए सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सबसे ज्यादा इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। एमएस ऑफिस जो ऑफिस के कार्य होते हैं। एडोफ ये पीडीएफ रीडर का काम करता है। एडोफ एक्चुअली में बहुत यूज करता है, एडिटिंग का भी काम करता है। जैसे फोटोशॉप वगैरह आता है एडोफ का ही आता है। आप जो पीडीएफ रीडर वगैरह आता है एडोफ का आता है। तो एडोफ के कई सारे काम है। कैनवा वगैरह जो आता है ना एडिटिंग के लिए, पिक्चर एडिटिंग के लिए, वो भी एडोफ का ही है। एडोब एक बोल सकते हैं कंपनी है जो अपने सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है। तो हमारा ऑप्शन होगा ब्लास्ट। अगर मान लो ब्लास्ट ना दिया हो, अदर सॉफ्टवेयर कौन है इसके लिए? तो अदर सॉफ्टवेयर क्लस्टर, एक आता है क्लस्टर के नाम से, क्लस्टर ओमेगा। ध्यान में रखना, वो भी डीएनए अलाइनमेंट में काम करता है। दूसरा मसल्स, मशल। तीसरा है मफ्ट, मफट, मफ्ट बोल सकते हैं, MAFFT। और नेक्स्ट है मेगा। इतने सॉफ्टवेयर जो है, यानी ब्लास्ट, ब्लास्ट, क्लस्टर ओमेगा, मसल, मफ्ट और मेगा, इतने सॉफ्टवेयर प्राय हम डीएनए सीक्वेंसिंग में यूज करते हैं अलाइनमेंट के लिए। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर नजर डालें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डाटा कैन बी क्विकली जनरेटेड विथ रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमेरिक पॉलीमार्फिक डीएनए। रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमार्फिक डीएनए, जिसको RAPD के नाम से जानते हैं, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमार्फिक डीएनए बोलते हैं। ठीक है, देन द RFLP टेक्निक बिकॉज, कहता है इसका आंसर होगा फेवर स्टेप इज इन्वॉल्व इन RAPD एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट द एग्रा एगरोज जेल, द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, द स्टेप इज नोन एज। एक्चुअली में एक बड़ी सी जेल प्लेट होती है,
ठीक है, एक पहले बात सुनिएगा, ये जेल प्लेट होती है जिसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। इसमें क्या होता है, हम ग्रोज जेल का यूज करते हैं, ये हम प्राय एल्गी से प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? एल्गी से। उसको यहां रखते हैं। हम यहाँ कैथोड बैटरी लगाते हैं और यहाँ एनोड, एनोड होता है। जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है, फास्फेट के कारण, जो डीएनए फास्फेट के कारण होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? निगेटिव, निगेटिव। तो डीएनए निगेटिव चार्ज होने के कारण वो, ये कैसा, एनोड पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये कहाँ भागते हैं? ये यहाँ भागते हैं। तो ये धीरे 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 एग्रोज रेज में चलते चलते यहाँ आ जाते हैं और ये अपनी लंबाई के अनुसार क्रम से बैंड में लग जाते हैं। तो कहता है ये जो स्टेप है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जो डीएनए सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, वो अपने बैंड के आधार पर, जो बड़े डीएनए हैं वो ऊपर लगते हैं, फिर उससे नीचे छोटे, फिर नीचे सबसे छोटे नीचे। इसको क्या बोलते हैं? कहता है ब्लॉटिंग या इल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्लॉटिंग या इल्यूशन। तो इसको बोलते हैं इल्यूशन। क्या बोलते हैं? इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्यान में रखिएगा। इल्यूशन का मतलब समझिएगा, निच्छालन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निच्छालन। तो आपसे एग्जाम में उसने पूछा कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, इसमें जो डीएनए के बैंड सेपरेट किए जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? निच्छालन या इल्यूटेशन। समझ में आ गया? तो ऑप्शन बी को सही। ब्लॉटिंग क्या होती है? तो आप सब जानते हैं ब्लॉट के द्वारा, ब्लॉटिंग कितने प्रकार की होती है? ब्लॉटिंग तो कौन कौन सी होती है? सदर्न, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इससे डीएनए सेपरेट किया जाता है, इससे आरएनए सेपरेट किया जाता है और इससे प्रोटीन सेपरेट किया जाती है। पूछा जाता है हर एग्जाम में कि प्रोटीन किससे अलग की जाती है, तो प्रोटीन वेस्टर्न, नॉर्दर्न से आरएनए, साउदर्न से डीएनए। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आंसर किया कि नहीं किया? हाँ, बी है आंसर सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इम्यूनिटी। कहता है वह माइक्रोब कौन सा है, वह सूक्ष्म जीव कौन सा है जिसके माध्यम से इंसुलिन का प्रोडक्शन किया गया था। कहता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, इससे बीटी कॉटन तैयार किया गया था। ध्यान रखना, कौन किया कर? बीटी कॉटन। इश्चेरिचिया कोलाई। और स्यूडोमोनास पोट्यूडा क्या है? ये पेट, मतलब जो बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन रिमूविंग, मोहन चक्रवर्ती ने इसको डेवलप किया था। हाइड्रोकार्बन रिमूविंग बैक्टीरिया है। तो इसका प्रयोग समुद्रों में किया जाता है। जो समुद्रों में बड़े बड़े जो जहाज चलते हैं उससे तेल वगैरह गिर जाता है, तो इसका प्रयोग करते हैं। ये तेल को उसको खा जाता है, जिससे प्रदूषण को रोकने में मदद करता है। तो चूंकि यहां जो पूछा है वो ऑप्शन सी सही होगा। और एक बात मैं कह दूं कि मैंने एक नया बैच लॉन्च किया है, बिल्कुल नया बैच। हमने एक नया बैच लॉन्च किया है और उसके बारे में सुन लो, बिल्कुल थोड़ा सा बताएंगे। ये हमने नए बैच बिल्कुल लॉन्च किया है, रिसेंट का। इसमें अगर आप केवीएस का, आपका जो केवीएस एग्जामिनेशन है, यदि आपका केवीएस प्री निकल जाता है, मतलब ये टीयर सेकेंड का है, टीयर सेकेंड के लिए, तो अगर आपका प्री निकल जाता तो जरूर हमारे साथ जुड़िए। ये टीयर सेकेंड में केवीएस के लिए भी काम करेगा, एनवीएस के लिए भी काम करेगा, डीएसएसबी के लिए भी काम करेगा, एमपी वर्ग। हमारे बहुत सारे मित्र लगातार हमसे फोन कर रहे थे, सर एमपी वर्ग का भी बैच चलाइए। तो ये एमपी वर्ग की समस्या को सॉल्व करेगा, यानी एमपी वर्ग के लिए भी बैच होने वाला है, और बीपीएससी, चाहे वो आप जूलॉजी हो या बॉटनी। तो ये हमने एक नया बैच, कॉम्बो बैच लॉन्च किया है। और जो भी हम बैच लॉन्च करते हैं वो कॉम्बो ही करते हैं। हम हर चीज के लिए, केवीएस के लिए अलग, एनवीएस के लिए अलग, डीएसएसबी के लिए हम कभी नहीं करते। आप हमारा अगर ये बैच आप लेते हैं, और ये 1999 का है, ऑफर में इस समय सिर्फ 1199 का है। तो ये जो 1199 का आपको बैच मिलेगा, इसमें आप केवीएस का अगर टीयर फर्स्ट निकाल, देखिए टीयर फर्स्ट जो है उसमें हिंदी आ रही, इंग्लिश आ रही है, तो सब्जेक्ट बायो नहीं आना है। टीयर सेकेंड में बायो आएगा। तो
टीयर फर्स्ट जब क्लियर हो जाए तो इस बैच को जरूर लीजिएगा। केवीएस की तैयारी हो जाएगी, एनवीएस देना चाह रहे हैं उसकी, डीएसएसबी उसकी, एमपी वर्ग, एमपी में वर्ग फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उसकी, और बीपीएससी में कर रहे हैं। बीपीएससी में तो डायरेक्ट है, एक ही पेपर हो रहा है, तो ये नहीं। तो ये कई सब्जेक्टों की जो समस्या है उसको सॉल्व करेगा। तो किसके किस लिए? केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एमपी वर्क और बीपीएससी, इन सब के लिए कॉमन बैच है। तो आज ही जुड़े, अधिक जान। और झारखंड का जो पीजीटी का एग्जाम है ये उसके में भी काम करेगा, छत्तीसगढ़ के पीजीटी में भी काम करेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए संकल्प बैच नाम रखा है हमने, संकल्प। कॉम्बो बैच है, कॉम्बो इसलिए रखा है क्योंकि इस एक ही बैच से आप मल्टीपल एग्जाम दे सकते हैं, आपको अलग बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, हम सारी चीजें आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ एक नोट्स की लाइब्रेरी उपलब्ध कराएंगे, डिस्कशन ग्रुप उपलब्ध कराएंगे, इसके अलावा जीएस का ग्रुप सब उपलब्ध कराएंगे। और जो हमारा विजेता बैच है और एलटी जीआईसी का बैच है, विजेता बैच हमारा 100% कंप्लीट है, और एलटी जीआईसी वाला जो बैच है वो लगभग 98% कंप्लीट है। 2% जो बचा है, 2% जो बचा है, वो मुझे लगता है 7 दिन, अभी हम 15 दिसंबर कह रहे थे, तो 16 या 17 दिसंबर तक ये जो 2% क्लासें हैं खत्म हो जाएंगी। लगभग हमें लगता है 10 से 15 क्लासें बची हैं, और एक दिन में 2 क्लासें ले रहे हैं, तो 10 क्लासों का मतलब 5 दिन में। अगर 15 क्लासें होंगी तो 6-7 दिन में खत्म हो जाएंगी, तो लगभग 6-7 दिन का समय लगेगा, तो हमारा एलटी का बैच भी कंप्लीट हो जाएगा। इनमें से कोई भी बैच लीजिए, दीपावली ऑफर अभी कंटिन्यू है, केवल 999 का बैच है। आपको पूरी थ्योरी क्लासेस, पूरी एमसीक्यू क्लासेस, सारे ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर क्लासेस, और 1500 पीडीएफ की लाइब्रेरी जिसमें बुक्स वगैरह आपको कुछ परचेज नहीं करना है, हम आपको सारी पीडीएफ दे रहे हैं। इसके अलावा जीएस के नोट्स सारी आपको अवेलेबल रहेंगे। आज ही जुड़े, अधिक जानकारी कॉल मैसेज करें। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र टीजीटी पीजीटी आदि में सिलेक्ट हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं जब समय समय पर सिलेक्ट होते हैं। और जो हमारा फ्रीडम प्रैक्टिस बैच है इसको तो जरूर लीजिए, चाहे वो आप केवीएस दे रहे हो, एनवीएस, डीएसबी, आरपीएससी, या टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, और इसके अलावा आप एलटी का एग्जाम देने जा रहे हो, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें इफ नो बट नहीं, केवल 599 का है, और 80 प्लस प्रैक्टिस सेट देते हैं। और देखिए, आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है, क्वेश्चन जवाब देना, समय के साथ मैनेज करना नहीं आया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब समझ लीजिएगा, एलटी 2025 का जो एग्जाम है, हमारे पास 2 घंटे का समय है, और क्वेश्चन है 150। एक क्वेश्चन के हिस्से में लगभग 40 से 45 सेकंड का समय आ रहा है, और 45 सेकंड का मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ते ही 45 सेकंड चले जाएंगे। हाँ, तो अगर आप ये सब लेके रखेंगे तो आपकी कैपेसिटी अच्छी होगी। यहाँ गलती होगी तो कोई बात नहीं, यहाँ गलती होगी रिपोर्ट डिलीट करेंगे फिर देंगे। यहाँ आप गलती कर सकते हैं, वहां गलती की तो सिलेक्शन से बाहर। जरूर जुड़े। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, डीएनए फिंगरप्रिंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, आया किसकी से प्रिपेयर नहीं कर सकते? आरबीसी से नहीं कर सकते, डब्ल्यूबी से, स्पर्म से, या इनर लाइनिंग ऑफ चिक से। किससे नहीं कर सकते? तो हम किससे नहीं कर सकते? एक्चुअली में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हमें क्या चाहिए? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हमें क्या चाहिए? डीएनए चाहिए। क्या चाहिए? डीएनए। आरबीसी जो होती, मैच्योर आरबीसी होती है, तो लैक द न्यूक्लियस, लैक न्यूक्लियस, केंद्रक अनुपस्थित होता है आरबीसी में। जबकि डब्ल्यूबीसी होती है न्यूक्लिएटेड, केंद्रक वाली होती है, न्यूक्लिएटेड होते हैं। जबकि जो स्पर्म होता है उसमें भी न्यूक्लियस वगैरह पाया जाता है, ठीक है। इनर लाइनिंग चिक, उसमें भी न्यूक्लियस। तो आरबीसी एक ऐसा है, लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड कार्पस्कल्स ऐसी हैं जिनसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग संभव नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 हमसे क्या कह रहा है? 8 नंबर, द फिनोमिनन ऑफ ब्रेडेटली इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। ब्रेडेटली क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ ब्रेडेटली, ये बिल्कुल एक अलग शब्द है, फिनोमिनन ऑफ ब्रेडेटली। तो मैं बता दूं, ये एक बायोलॉजिकल जो ब्रेडेटली जो शब्द है, ये क्या है? यूज फॉर, किसके लिए यूज करते हैं? एक्सेप्शनली
एक्सेप्शनली स्लो रेट ऑफ इवोल्यूशन। क्या हो जाता है इवोल्यूशन यूज फॉर द एक्सेप्शनली स्लो रेट ऑफ इवोल्यूशन। ऐसे जीव इसमें आते हैं जिनमें जो जैव विकास हो रहा है वो बहुत धीमा होता है, हजारों लाखों वर्ष में थोड़ा बहुत विकास होता है। ऐसे फिनोमिना को या ऐसे मत को ब्राइडेटली कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राइडेटली। समझ में आ गया? तो किसमें है? नियोसिरोटेडस। इनमें एक्चुअली में इसके अंतर्गत कौन आते हैं? लिविंग फॉसिल आते हैं। लिविंग फॉसिल्स आते हैं। फॉसिल्स आते हैं। लिविंग फॉसिल्स का मतलब आद समय में भी वो वैसे थे और आज भी लगभग वैसे हैं। उनके लक्षणों में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए उनको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। समझ में आ गया? मतलब जब उनका निर्माण हुआ तब वो वैसे थे, आज तक वो वैसे ही, उनके शरीर में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। तो इनमें नियो सिराटोडस ये भी लिविंग फॉसिल है, लैटिमेरिया भी लिविंग फॉसिल है, स्फिनोडॉन भी लिविंग फॉसिल है। तो ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। और ऑप्शन ये अभी पूछा गया था यूपी पीजीटी में। तो क्या होंगे? ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड इन। जो फॉसिल्स होते हैं वो किसमें प्रिजर्व रहते हैं या संरक्षित रहते हैं? फॉसिल्स प्राय किसमें संरक्षित रहते हैं? वो कहता है फॉसिल्स किसमें संरक्षित रहते हैं? इग्नियस रॉक, अग्नाशय, मतलब अग्नि, अग्नि चट्टान में। तो देखिएगा जो इग्नियस रॉक है या चट्टान है, वो प्राय इग्नियस जो चट्टान है वो प्राय ज्वालामुखी से बनती है। तो आप तो इतने समझदार हैं कि जब ज्वालामुखी का लावा निकलेगा तो मान लेते हैं कोई जीव की हड्डियां या कोई जीव मरा पड़ा वो तो जल भुनकर खाक हो जाएगा, राख में बदल जाएगा। तो इसमें होने की संभावना नहीं है। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री जो अवसादी चट्टानें होती हैं। कौन सी चट्टानें? अवसादी जो चट्टानें होती हैं, इसी में फॉसिल्स मिलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरण चट्टान, ऐसी चट्टान जो समय के साथ बदलती रहती है, तो इसमें भी नहीं होंगे। जब ये समय के साथ बदलेगी तो जो हमारा फॉसिल्स होगा वो नष्ट हो जाएगा, या जो भी जीवाश्म होगा वो नष्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? सेडिमेंट्री रॉक। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है स्टैनले मिलर इन एक्सपेरिमेंट इन 1953 टू सिंथेसाइज अमीनो एसिड यूज द मिक्सचर ऑफ गैसेस एज। जो स्टैनले मिलर है, कौन है वैज्ञानिक का नाम है? तो वैज्ञानिक का नाम है स्टैनले मिलर। वैज्ञानिक का नाम क्या है? स्टैनले मिलर। इन हिज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था स्टैनले मिलर ने 1953 में, किसको प्रूव करने के लिए किया था? तो ओपेरिन ने ओरिजिन ऑफ लाइफ दिया था कि जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई, उसी को प्रूफ करने के लिए स्टैनले मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। किसके अंडर में किया? तो इनके गुरु थे यूरे। स्टैनले मिलर के जो गुरु थे वो कौन थे? वो थे हारोल्ड, हारोल्ड यूरे। इनकी उपस्थिति में जो हारोल्ड यूरे, यूरे और मिलर एक्सपेरिमेंट करते, तो जो यूरे थे ये इनके शिक्षक थे। ठीक है? तो जो हैरोल्ड यूरे थे, यूरे की उपस्थिति में लैब में स्टैनले मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा कि क्या क्या लिया, अमीनो एसिड बनाई। उन्होंने आद्य वातावरण उपलब्ध कराया, बिल्कुल वही कंडीशन, वही, और उन्होंने अमीनो एसिड का, सिंपल अमीनो एसिड का एक मिक्सचर प्राप्त किया। तो बोले उसमें कौन सा रसायन यूज किया था? तो उन्होंने यूज किया था मीथेन। क्या यूज किया था? मीथेन यूज किया था, प्लस अमोनिया, अमोनिया यूज किया था, प्लस हाइड्रोजन, ये यूज किया था हाइड्रोजन, इसके अलावा वाटर वेपर। तो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ऑप्शन डी को बिल्कुल सही करेंगे। मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं किया था। मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन नहीं किया था। चलो, मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन नहीं किया। ऑप्शन क्या सही हो? क्या यूज किया था? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। और ध्यान में रखना, इसके अलावा ये पूछ देता है कि किस रेशियो में लिया था। ध्यान में रखना, तो 2:1:2, ये इन्होंने लिया था। क्या लिया था? 2:1:2 ये लिया था
और ध्यान में रखना, इन्होंने टेम्परेचर कितना रखा था, लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड रखा था उसका टेम्परेचर अपने इक्विपमेंट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, मतलब जब भ्रूणी अवस्था होती है पेट में, एनिमल रिपीट एम्ब्रियोनिक स्टेज, प्रत्येक जीव अपने पूर्वजों की अवस्थाओं को करता है, अवस्थाओं को मतलब रिपीट करता है। डियर इंसिस्टर दीज लाइज कार्ड, ये किसने कहा, ये किसने, उस नियम को क्या कहते हैं कि प्रत्येक जीव अपने पूर्वजों की भ्रूणी अवस्था को गर्भ में रिपीट करता है, ये किसने कहा, इस नियम को क्या बोलते हैं, कहता फ्लोरकिन लॉ बोलते हैं, या एनेक्सीमैंडर्स लॉ बोलते हैं, या बायोजेनेटिक लॉ बोलते हैं, हार्डी विनबर्ग लॉ, तो बोलते हैं बायोजेनेटिक लॉ। क्या बोलते हैं, बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ के अलावा भी दूसरा इसका नाम है रिकैपिटुलेशन थ्योरी, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, क्या बोलते हैं, कैपिटुलेशन थ्योरी के भी नाम से जानते हैं, रिकैपिटुलेशन थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। और इसको दिया किसने था, तो इसको हैकेल ने दिया था, किसने दिया था, हैकेल ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 12 नंबर पर कहता द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज फर्स्ट रिफ्यूटेड बाय, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन था, अचानक जीवन की उत्पत्ति, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब क्या था, अनायास जीवन की उत्पत्ति। कई वैज्ञानिकों ने कहा, वान हेलमंट ने तो ये कहा था कि अगर चोकर से मतलब पसीने से भीगी हुई शर्ट को चोकर में लपेट कर संदूक में रख देंगे तो कुछ दिन में चूहे उसमें विकसित हो जाते हैं, अनायास। इसका विरोध किसने किया या ऐसा एक्सपेरिमेंट किसने दिया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन फेल हो गया, वो थे एफ रेड्डी, फ्रांसिस्को रेड्डी। कौन थे, फ्रांसिस्को रेड्डी। पूछ देता कब दिया, फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1668 में दिया। सन याद रखना, कभी कभी क्रम से लगाने को बोलता है। इसके अलावा इन्होंने स्पालेंजनी ने कब दिया था, तो 1767 में दिया था। लुइस पास्चर ने जो यस स्नैक जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कब दिया था, 1862 में। कब दिया था, 1862 में। समझ में आ गया, कब दिया था, 1862 में। तो अब फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया था, 3 जार लिए थे और मांस को, एक में कच्चा मांस रखा, एक में उन्होंने पकाकर मांस रखा और उसको एक कपड़े से बांधा, एक में परचमेंट पेपर लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि जिसमें जीव आ जा रहे थे उसमें कीड़े पहले पड़ गए। तो उन्होंने कहा जीवन की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जीवन से ही संभव है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फ्रांसिस्को रेड्डी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की कहता है लैमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज नोन एज, जो लैमार्क थ्योरी थी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, जैव विकास के लिए जो लैमार्क की थ्योरी थी, नोन एज, उसको किसके नाम जानते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। इससे संबंधित कौन है, डार्विन। ये डार्विन के नियम। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी हिंदी में बोलते हैं उपार्जित, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, लक्षणों, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्या दिया था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। किसने दिया था, लैमार्क ने। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दिया था, तो थ्योरी ऑफ जो म्यूटेशन दिया था वो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। समझ में आ गया। कृत्रिम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहाँ है, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन शब्द का यूज हम लोग करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। आपने बीएससी या एमएससी में बॉटनी में पढ़ा होगा प्लांट ब्रीडिंग, उसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। अच्छे पौधों का हम लोग चुनाव कर लेते हैं, उनके बीज निकालते हैं, बोते हैं, ये सब आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, चौदह नंबर क्वेश्चन कहता है द शिप ऑन विच चार्ल्स डार्विन ट्रेवल्ड राउंड इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड, वह शिप या वह जहाज कौन था जिससे डार्विन ने विश्व भ्रमण किया, तो उसका नाम था HMS बीगल। क्या है,
HMS बीगल था जिस पर बैठकर डार्विन ने घूमा। और इनके साथ कौन घूमे थे, ये किसके निर्देशन में घूमे थे, ऐसे नहीं डार्विन चल दिए, इनके साथ थे डॉक्टर हैंसलो, आपसे पूछ हैंसलो के साथ, ध्यान में रखना ये वैज्ञानिक थे डॉक्टर हैंसलो, डॉक्टर हैंसलो के साथ डार्विन गए। तो एग्जाम में मान लेते हैं बहुत कठिन क्वेश्चन बनाने का उसका प्लान हुआ, पूछेगा कि डार्विन जो थे जहाज में किस प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ गए थे, तो डॉक्टर हैंसलो के साथ, हैंसलो के साथ ये विश्व भ्रमण पर गए। इसको भी ध्यान में रखना, मान लो पूछ देता है, उन्होंने एक गैलापागोस जो द्वीप था, कौन सा द्वीप था, डार्विन ने गैला पैगोज नाम का जो द्वीप था वहां इन्होंने बर्ड्स स्टडी की, बर्ड्स का स्टडी की। इनकी बर्ड्स जो थी, चिड़िया थी, ध्यान में रखना, इनकी जो चिड़िया थी उनका नाम रखा गया फिंच। क्या रखा, फिंच, उसमें बहुत विविधता थी, फिंच, फिंच रखा गया, ध्यान में रखना। एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर डेविड, डेविड, उन्हों डेविड लैक नाम था पूरा इनका, डेविड लैक, 1947 में, ध्यान में रखना, डॉक्टर डेविड लैक ने सन 1947 में इन फिंचों को क्या कहा, डार्विन फिंच नाम दिया, डार्विन फिंच नाम दिया। तो एग्जाम में पूछेगा डार्विन फिंच नाम किसने दिया, जो डार्विन ने फिंचेस का अध्ययन किया था, उन डार्विन फिंचेस को, सॉरी, उन फिंचेस को डार्विन फिंच किसने कहा, तो डॉक्टर डेविड लैक ने कहा था 1947 में। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, और 15 क्या कह रहा है, 15 नंबर कहता वाज नॉट गिवन बाय डार्विन, इसमें से डार्विन ने क्या ना दिया, पैंजिनेसिस थ्योरी, इन्होंने कहा पैंजिनेसिस थ्योरी डार्विन ने नहीं दिया, और फिर बोला किसने नहीं दिया, तो डार्विन ने दिया था, ये डार्विन ने पैंजिनेसिस थ्योरी दी थी, इसको ध्यान में रखना। और अगर पूछ दे पैंजिनेसिस थ्योरी किस बुक में दी थी डार्विन ने, तो एक डार्विन की किताब थी द वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, किताब का नाम था, इस ये बुक ऐसे लिख लो तो एग्जाम में पता चल जाएगा। एग्जाम में पूछ दे कि जो पैंजेनेसिस थ्योरी था किसने दिया, तो एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो डार्विन ने। किस किताब में दिया, द वेरिएशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इस किताब में इन्होंने दिया था, ध्यान में रखना। इनका ये कहना था कि जो इवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन जो हो रहा है वो एवोल्यूशन विशेष प्रकार के माइक्रोब से हो रहा है, छोटे छोटे शरीर में माइक्रोब्स प्रत्येक सेल में है, छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं जिसकी वजह से मतलब एवोल्यूशन हो रहा है, जैव विकास हो रहा है। उन छोटे छोटे माइक्रोब्स का नाम इन्होंने जेम्यूल दिया। आपसे पूछेगा उनका नाम क्या दिया था, तो उनका नाम जेम्यूल दिया था, समझ में आएगा, पेंजेनेसिस। म्यूटेशन किसने दिया था, म्यूटेशन दिया था ह्यूगो डी वायरिस ने, ह्यूगो डी वायरिस ने दिया था। कब दिया था, 1901। पता नहीं गड़बड़ कर जाता है ये, इसको मैं लैपटॉप को मेंटेन कराने वाला हूं और बोर्ड वगैरह को, तो ये मूवमेंट करता है, जब लिखो ना तो आगे पीछे होने लगता है। ठीक है, चलिए, किसने किया था, ह्यूगो डी वेरीज ने 1901 में किया था। ठीक है, और आपसे पूछ देता है ह्यूगो डी वेरीज ने किस प्लांट पर किया था, वो पौधा कौन था, तो आयनोथेरा लेमार की आना, प्रिमरोज, यूनिंग प्रिमरोज के नाम से जानते हैं, ऑनिथेरा लेमर के नाम, बहुत बार क्वेश्चन पीजीटी पीजीटी में एलटीजीआईसीआर में पूछा गया। अच्छा, यहां तो पूछा था क्या नहीं किया था, तो इन्होंने बी है ऑप्शन, म्यूटेशन थ्योरी नहीं दी थी। ठीक है, वो ह्यूगो डी वेरीज। फिर कहता है को डिस्कवर ऑफ डार्विन वाज, को डिस्कवर ऑफ डार्विन वाज, जब डार्विन अपना जब सिद्धांत प्रस्तुत किया तो सेम डाटा एक दूसरे वैज्ञानिक ने भी डिस्कवर किया था। तो को डिस्कवर ऑफ डार्विनिज्म, डार्विनिज्म को को डिस्कवर किसने किया, तो वो थे वेलेस। कौन थे, वेलेस, ध्यान में रखना, कौन थे, वेलेस, अल्फ्रेड रसेल वेलेस, पूरा नाम है अल्फ्रेड रसेल
वेलेस पूरा नाम है। इन्होंने क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से सेम कंक्लूजन निकाला था। ध्यान में रखना, इन्होंने इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, जो डार्विन ने कंक्लूजन निकाला था जैव विकास के बारे में, सेम कंक्लूजन वेलेस ने भी निकाला था। डार्विन ज्यादा प्रसिद्ध हो गई है, उतने नहीं हो पाए, परिस्थितियां होती हैं, ठीक है। तो ये वेलेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है 17। चलो देख लेते हैं। कहता है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड गिवन बिलो द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। डार्विन किससे संबंधित, पहले यहां ए बी सी डी लिख लो ऐसे। डार्विन ने किसकी खोज की थी, तो डार्विन से संबंधित कौन है, नेचुरल सिलेक्शन, तो ए में होगा 4। लैमार्क ने क्या किया था, तो लैमार्क ने इनटेंस ऑफ एक्वायर करेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशा की थी, तो बी में आएगा 1। ह्यूगो डी वेरीज ने क्या दिया था, ह्यूगो डी वेरीज ने म्यूटेशन दिया था, तो सी में आएगा 2 नंबर, तो सी में 2। ओपायरन ने क्या दिया था, ओपायरन ने दिया था ओरिजिन ऑफ लाइफ 3, तो डी में 3। 4 1 3 2, 1 2 3 4, 4 1 3 2, सॉरी 4 1 क्या है, 4 1 2 3, तो ऑप्शन क्या सही होगा, डी, 4 1 2 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहता है विच विच इरा इज रिगार्डेड एज द एज ऑफ मैमल्स। इसमें वह इरा कौन है जिसे एज ऑफ मैमल्स के नाम से जानते हैं, तो वो कौन सा है, सीनोजोइक इरा। किसको बोलते हैं, सीनोजोइक। सीनोजोइक इस समय आधुनिक इरा है, जो इरा चल रहा है वो सीनोजोइक है। मीजोजोइक में क्या था, एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से जानते हैं, इस समय सरीसृपों का काल बोलते हैं मीजोजोइक को, ठीक है, तो सीनोजोइक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एज ऑफ फिशेस। एज ऑफ फिशेस किसे बोलते हैं, तो हम आपको बता दें कि जो एज ऑफ फिशेस है वो डिवोनियन पीरियड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, डिवोनियन पीरियड को एज ऑफ फिशेस बोलते हैं। जुरासिक पीरियड में जो डायनासोर वगैरह थे सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, एज ऑफ फिशेस। मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्वेश्चन आता है जावा मैन वाज, ध्यान में रखना, जो जावा मैन है वाज डिस्कवर्ड बाय, जावा मैन की खोज किसने की थी, तो वीसी पेई ने। किसने की, वीसी पेई ने नहीं, वीसी पेई ने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने पैकिंग मैन की खोज की थी। पैकिंग मैन, पैकिंग मैन को इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड किया था। यूजीन डुबोइस ने मिडिल प्लिस्टोसिन, ध्यान में रखना, मिडिल प्लिस्टोसिन युग में खोजा था। किसको खोजा था, जावा मैन को, तो ऑप्शन सही है। यूजीन डुबोइस ने मिडिल प्लिस्टोसिन की चट्टानों से जावा मैन की खोज की थी। इन्होंने इसका जूलॉजिकल नाम क्या रखा था, पीथो कैंथ्रोपस इरेक्टस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसने दिया था, डुबोइस ने। डुबोइस ने, आपसे पूछेगा, डुबोइस ने, यूजीन डुबोइस ने जावा मैन का क्या नाम दिया, पीथो कैंथ्रोपस इरेक्टस नाम दिया। लेकिन जावा मैन का मायर, एक वैज्ञानिक थे मायर, मायर ने इसका नाम दिया होमो इरेक्टस, 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 इरेक्टस। आपसे पूछेगा होमो इरेक्टस, जावा मैन का होमो इरेक्टस इरेक्टस नाम किसने दिया, आप कहेंगे मायर ने जावा मैन को होमो इरेक्टस इरेक्टस कहा, और यूजीन डुबोइस जिन्होंने इसको खोजा था पिथोकैंथ्रोपस इरेक्टस कहा। इसको आप ध्यान में रखना। और ये ऐसे थे, जावा मैन कैसे थे, यूज फर्स्ट टाइम इन्होंने पहली बार क्या यूज किया था, फायर, आग को। किसके लिए, फायर टू प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा के लिए इन्होंने पहली बार आग का प्रयोग किया था। इसको भी ध्यान में रखना। और इनकी कैनियल कैपेसिटी जावा मैन की पूछ देता है, तो 900 सीसी इनकी क्रैनियल कैपेसिटी। तो ये आप दो थे, दोनों को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 21 पे कहता है फॉसिल्स ऑफ निंडरथल मैन वर फर्स्ट फाउंड इन। जो फॉसिल्स हैं निंडरथल मैन के,
वर फर्स्ट फाउंड इन, पहली बार कहां पाए गए? द फॉसिल ऑफ द निंडरथल मैन वर फर्स्ट फाउंड इन, कहां पाए गए? तो फॉसिल जो थे निंडरथल मैन के, वो कहां पाए गए? तो पहले तो समझ लो डिस्कवर्ड किसने किया था, ये भी तो देख लो। डिस्कवर्ड किसने किया था, खोजा किसने किया था, इसको खोजा किसने था, डिस्कवर्ड किसने किया था? वो बाय सी फुल रॉट बोलते हैं, फुल रॉट, FUHLROT, फुल रॉट ने किया था। कहां से किया था? तो इन्होंने नियंडर वैली से किया था। किसे? नियंडर वैली से इसको डिस्कवर किया था। किससे किया था? नियंडर वैली से इसको डिस्कवर किया था। और ये वैली कहां पाई जाती है? तो ये जर्मनी में। कहां पाई जाती है? जर्मनी में। तो ऑप्शन सही होगा जर्मनी। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो मानी जाती है वो लगभग मानी जाती है 1400 सीसी के लगभग मानी जाती है। और ये आत्मा की अमरता, एग्जाम में पूछता है कि वो मनुष्य कौन से थे जो आत्मा की अमरता पर मानते थे कि आत्मा अमर है? तो वो निंडरथल मैन थे जो ये मानते थे कि आत्मा अमर है। ये क्या करते थे कि मतलब जो दाह संस्कार है, मतलब जो लोगों को गाड़ते थे, तो रीति रिवाज के साथ लोगों को गाड़ते थे। उसमें जानवर मारने के लिए टूल्स रखते थे, मतलब अस्त्र शस्त्र जो बने होते थे वो रखते थे, फूल रखते थे, तब उनको दफनाते थे। ध्यान में रखना, इसको ध्यान में रखना। फिर एग्जाम में पूछता है हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी फाउंड इन, सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसकी पाई जाती है? क्रो-मैग्नन मानव की सबसे हायर पाई जाती है। ध्यान में रखना। और ये क्वेश्चन चैलेंजिंग है, मैं बता रहा हूं इसको। एक्चुअली में क्रो-मैग्नन मानव की हायर क्रेनियल कैपेसिटी मानते हैं, लेकिन चैलेंजिंग इसलिए है, होमोसेपियंस की जो है क्रेनियल कैपेसिटी 1360 है। नेंडरथल मैन की क्रेनियल कैपेसिटी जो बुक में दिया है वो 1400 दिया है। पेकिंग मानो की जो कैपेसिटी दिया है वो लगभग 1075 के लगभग दिया है। क्रो मैग्नन की क्रेनियल कैपेसिटी 1350 के लगभग दी गई है। तो इस हिसाब से क्रेनियल कैपेसिटी के आधार पर हमारा ऑप्शन बी सही होना चाहिए, मगर डी सही है। तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और एक्चुअली में वहां एक कंफ्यूजन इसलिए भी है, वहां दे देता है 900 से लेकर 1250 सीसी। अब यहां कंफ्यूजन है कि 900 से लेकर, समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चल, तो हम अभी क्रोमैग्नन मानो कर रहे हैं, आप लोग भी इस पर अपने अपने रिस्पॉन्स करिएगा बुक में देखिए आपकी बुक में क्या दिया है, निंडरथल या क्रोमैग्नन। हमने क्रोमैग्नन लगाया है, आप भी इस पर थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित जो क्रांति है उसके फादर किसे कहा जाता है? तो पी महेश्वरी इनको बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। नॉर्मन बोरलैग इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ये है, ये वर्ल्ड के फादर हैं पूरे संसार में, ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी ग्लोबल। अगर फादर पूछे तो आप नॉर्मल, अगर पूछे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? तो स्वामीनाथन, स्वामी सॉरी स्वामीनाथ कौन है? स्वामीनाथन कौन है? स्वामीनाथन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको आंसर करना है। दो क्वेश्चन आपके लिए मैं जरूर चुनता हूं। पहला है रेनिन इज एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट, जो रेनिन है वो एक एंजाइम है और वो किसको डाइजेस्ट करता है, किसको पचाता है? मिल्क प्रोटीन को, या कार्बोहाइड्रेट, या लिपिड, या प्रोटीन? ये डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन है, आप आंसर जरूर करिएगा और फटाफट करिएगा। अगर मैं देख रहा हूं तो आंसर दूंगा, अगर वीडियो ओवर हो जाता है, आप बाद में इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे तो भी आप आंसर कर सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 25 है रेनिन इज फाउंड इन द, रेनिन कहाँ पाया जाता है? स्टोमक ऑफ इन्फेंट्स यानी जो शिशु होते हैं उनके पेट में, स्टोमक ऑफ एडल्ट जैसे हम लोगों के शरीर में, या पैंक्रियाटिक जूस में,
या फिर सलाइवा में? ये रेनिन जो होता है एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो हमें इन दोनों के आंसर का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार, आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा।